कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गांधी जी के एक और महान नेता की बात करने जा रहे हैं और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सफलता कुछ अलग करने का नाम है, क्योंकि करते तो सभी हैं परंतु सफल वही होता है जो औरों से अलग करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और ऐसी स्थिति में सबसे पहला टर्म आ रहा है नेताजी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो एडजेक्टिव है नेताजी, ठीक है, यश है ना। तो ये जो नेताजी की टाइटल है ये सुभाष चंद्र बोस सर को कहाँ मिली थी? जर्मनी में मिली थी। और जर्मनी में यह उपाधि उनको किसने दिया था? तो आप कहेंगे दूसरे विश्व युद्ध के जर्मनी द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय सैनिकों के द्वारा मिली थी, ठीक है। अब हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, यह आत्मकथा है या आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना होगा, स्प्रिंगिंग टाइगर का मतलब क्या है? उछलता हुआ टाइगर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था, ठीक है, ये तो आप पहले तो यहाँ याद रखिएगा कि यह आत्मकथा है उनकी। एक बात तो आपने ये जान लिया। अब आप याद रखिएगा उछलता टाइगर, उछलता टाइगर, टाइगर ये क्या है? यही इनका, ठीक है, झंडा है। किसका? आज़ाद हिंद फौज का यही झंडा है, ठीक है। यह आप कह सकते हैं कि आरजी हुकूमत, ठीक है, का ये झंडा है, ठीक है। थोड़ी बातें हम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि जो आज़ाद हिंद फौज आएगी, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन लिख लेते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, या आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। इसका जो गीत है या आप कह सकते हैं राष्ट्रगीत, ठीक है। तो इसका जो राष्ट्रगीत है वो है प्रोमिनेंट राष्ट्रगीत है और उसका नाम है थोड़ा सा वही भूल रहा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो राष्ट्रगीत है वो है, जो कि हम लोग 15 अगस्त को हमेशा यूज़ करते रहते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ठीक है। तो अभी नहीं आ रहा है, हम दूसरी चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। और वो है इनकी जो सरकार है, आज़ाद हिंद फौज की एक सरकार है आरजी हुकूमत, और जो आरजी हुकूमत है, ठीक है, इसका राष्ट्रगीत क्या है? आरजी हुकूमत क्या है? तो आप कहेंगे अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार है, ठीक है, या ठीक है प्रो गवर्नमेंट है, जिसकी स्थापना उन्होंने कहाँ पर किया था? तो आप कहेंगे ये सिंगापुर में किया था, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रगीत है वो आबिद हुसैन ने लिखा था, आबिद हुसैन ने लिखा था, और वो है सुख, ठीक है, देखिए, शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग्य है जागा, भारत भाग्य है जागा, ठीक है। और ये जो हम करे थे, कदम कदम बढ़ाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा,
जा खुशी के गीत गाए जा। ठीक है, ये आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है, क्या है, ये राष्ट्रगीत है जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि कदम कदम बढ़ाए जा, ये जो आज़ाद हिंद फौज का गीत है, इसको लिखा था किसने? ठीक है, ठाकुर राम सिंह ने लिखा था। ठाकुर राम सिंह ने लिखा था। ठीक है, हमने आपको दो चीज़ें बताई है। आज़ाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, पहले हम आपसे जो क्वेश्चंस हमेशा उठाए जाते रहे हैं, डीप क्वेश्चन उठाए जाते रहे, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आज़ाद हिंद फौज का जो गीत है वो क्या है? कदम कदम बढ़ाया जा। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि आज यह सेना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, भारतीय जो फौज है उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, और इसके जो रचनाकार हैं वो ठाकुर राम सिंह हैं। आरजी हुकूमत या अंतरिम सरकार, ठीक है, ये आबिद हुसैन द्वारा इसका राष्ट्रगीत लिखा गया था, और वो है शुभ सुख चैन की वर्षा वर्षे भारत भाग्य है जागा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जय हिंद का नारा, ठीक है, जय हिंद स्लोगन, जय हिंद का जो स्लोगन है, ठीक है, इसको सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने ही प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने कहाँ से प्रयोग किया था? तो आप बोलोगे कि सिंगापुर से किया था। ठीक है, और अब हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक सूची बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं, कैसे जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात हमारी आपके बीच में आएगी वो आएगा कि हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी का सामान्य परिचय क्या है, मतलब सामान्य परिचय। ठीक है, और अगर हम सामान्य परिचय को जान लेंगे तो इसके बाद हम एक चीज़ और जानेंगे कि वसीयत या, ठीक है, टेस्टामेंट क्या है, इस पर देखेंगे। फिर इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे डिटेंशन या नज़रबंदी। ठीक है, नज़रबंदी, ठीक है, डिटेंशन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये नज़रबंदी से मुक्ति कैसे पा रहे हैं, नज़रबंदी से मुक्ति। ठीक है, इतनी बातें देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इन्होंने नज़रबंदी से मुक्ति के बाद ये जर्मनी और जापान को जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आरजी हुकूमत को देखेंगे। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज को देखेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार को देखेंगे। ठीक है, कि अंडमान निकोबार द्वीप पर इन्होंने कैसे अधिकार किया था। ठीक है, फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कैसे किया, और सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी दास्तान क्या है, उनकी मौत, ठीक है, एक रहस्यमयी दास्तान है। इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का सामान्य परिचय क्या है। तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ हो रहा है। तो आप कहोगे पहले तो तारीख आप जान लीजिए कि 23 जैन है, मतलब 23 जनवरी है, 1897 है, और स्थान कटक है। ठीक है, कटक मतलब उड़ीसा। ठीक है, और इनके जो माता पिता हैं, पिता और माँ, ठीक है, ये कौन कौन हैं? तो आप कहेंगे जानकी बोस और प्रभावती देवी हैं। जानकी बोस और प्रभावती देवी, ठीक है, उन्हीं की ये संतान है। ठीक है, फिर आप ये देखिए इनकी जो शिक्षा है, ठीक है, ये इनकी जो शिक्षा है, ये प्रारंभिक शिक्षा इनकी कटक से होगी, और उच्च शिक्षा, ठीक है, इनकी कलकत्ता से होती है। ठीक है, फिर एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि 1919 में, ठीक है, वर्ष 1919 में ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज या ICS की परीक्षा में यह 4th रैंक होल्ड करते हैं, या मतलब एक रैंक, चौथी रैंक लेकर के यह सिलेक्शन पाते हैं। ठीक है, परंतु जब इंडिया आते हैं तो इनके पॉलिटिकल मेंटर या राजनीतिक गुरु कौन है? तो इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो देश बंधु चित्तरंजन दास हैं। देश बंधु
चितरंजन दास हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये इनके क्या है, पॉलिटिकल मेंटर हैं या राजनीतिक गुरु हैं, और इसी देशबंधु चितरंजन दास के कहने पर ही इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को आईसीएस की नौकरी को छोड़ा था, ठीक है। अब हम इसके बाद एक पॉइंट और करेंगे, एक चर्चा और आपके बीच करेंगे, और वो है कि इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है, ठीक है। मतलब सुभाष चंद्र बोस का की जो राजनीतिक यात्रा है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस 1921 में कांग्रेस के मेंबर बनते हैं, ठीक। कब बन रहे हैं? 21 में, 1921 में ये मेंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो 1921 से और 1939 तक, ठीक है, ये कांग्रेस के मेंबर हैं। और ये देखिए इसी दौरान वो क्या करते हैं, इस दौरान उन्होंने जो प्रोमिनेंट वर्क किए हैं वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने इस दौर में, ठीक है, क्या क्या वर्क किए हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके वर्क की बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है उठ करके वो क्या है, तो हम कहेंगे कि पहली बात जो उठ कर आई वो आई कि देखिए साइमन कमीशन, ठीक है। जब ये 1928 में साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक समस्याओं के समाधान के लिए भारत का दौरा कर रहा था, तो उस समय कलकत्ता में देखिए साइमन कमीशन का विरोध तो हर पूरे देश में हो रहा था, लेकिन जो कलकत्ता में विरोध हो रहा था उस विरोध का नेतृत्व किसने किया था? एससी बोस सर ने किया था, एससी बोस ने ही किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू समिति का निर्माण किया गया था, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, क्यों बनी थी मोतीलाल नेहरू समिति। तो आप याद रखेंगे कि मोतीलाल नेहरू समिति में, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, इस समिति में कौन शामिल हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू समिति में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। जबकि मोतीलाल नेहरू, कभी कभी भूल हो सकती है आपसे कि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं थे, वो स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि थे, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, 23 मार्च 1931 को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है, हैंग कर दिया गया था, फांसी दी गई थी। और गांधी जी ने इन्हें बचाने के लिए, ठीक है, कोई सटीक प्रयास नहीं किया था, और यहीं से, ठीक है, गांधी जी और एससी बोस के बीच मतभेद उभर पड़े थे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच, जबकि गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, 1921 में ही मणि भवन बम्बई में मुलाकात किया था, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर ही उन्होंने गांधी से मुलाकात किया था, और 1921 से लेकर के 1931 तक या बाद में भी, ठीक है, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श थे, परंतु गांधी जी की ढुलमुल नीतियाँ और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से न रोक पाने के कारण, ठीक है, या उनके फांसी हो जाने के कारण, ठीक है, गांधी जी ने कोई प्रयास, सटीक प्रयास नहीं किया था। इससे इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हुए थे, ठीक है। फिर हम और आगे चलते हैं, तो हम आगे चलेंगे तो 1938 की बात करेंगे, ठीक है। 1938 नहीं, और एक पॉइंट और कर लीजिएगा इनका, 1933 कर लीजिएगा। 1933 में, ठीक है, इनका विवाह, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया की एक लड़की है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की एक लड़की हैं, एमिली बोस, एमिली बोस, ठीक है। तो इन्होंने इसी एमिली बोस सेकल कहा जाता है, एमिली बोस, ठीक है, एमिली सेकल कर लीजिए, फिर बोस कर लीजिएगा, सेकल, ठीक है। एमिली बोस सेकल से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था, और इस विवाह से उत्पन्न इनकी एक पुत्री है और एकमात्र पुत्री हैं, और वो हैं अनीता बोस पॉफ,
अनीता बोस, ठीक है, फॉफ मतलब PFAFF, फॉफ, ठीक है। तो ये अनीता बोस फॉफ है और वो है एमिली, इनकी माँ है एमिली सेकेल, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। अब हम लोग 1938 की बात करते हैं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये कहाँ के अध्यक्ष बन रहे हैं। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था हरिपुरा में, और हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और फिर भी आप याद रखिएगा एक चीज़ और, कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, त्रिपुरी ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, कि जब त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के चयन की बात आई थी, तो वहाँ पर चुनाव हुआ था, ठीक है। ये चुनाव किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तो एस सी बोस थे, ठीक है, और दूसरे थे पट्टाभी, ठीक है, सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इन दोनों के बीच चुनाव हुआ था, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया यह गांधी जी द्वारा समर्थित प्रतिनिधि थे या प्रत्याशी थे, परंतु इसमें पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए थे, ठीक है। ऐसी स्थिति पर गांधी जी ने, ठीक है, कुछ असंतोष में या असंतुष्ट होकर कहा था कि कांग्रेस तो नकली समाजवादियों का एक अड्डा बनता जा रहा है, ठीक है। दोनों में मतभेद उत्पन्न हुए थे और सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, न केवल अध्यक्षता को त्यागा था, अपितु कांग्रेस को भी त्याग दिया था, ठीक है। कांग्रेस को भी छोड़ दिया और 3 मई, याद रखिएगा, 3 मई 1939 को, ठीक है, इन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा तो एक संस्था बनाई थी, ठीक है, और वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन था? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था बनाई थी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके बाद की बातें करें, ठीक है, तो एक चीज़ हमको याद रखना होगा, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, और वो है वसीयत, जो कि यहाँ आपने लिखा था। तो आप याद रखिएगा कि जो प्रथम भारतीय, मतलब विट्ठल भाई पटेल का नाम तो आप जानते ही होंगे, विट्ठल भाई पटेल ये पहले भारतीय हैं जो लोकसभा के स्पीकर बने हैं। तो विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में, ठीक है, अपनी संपत्ति का, ठीक है, उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो आप कहेंगे एस.सी. बोस को ही घोषित किया था, ठीक है। परंतु सरदार पटेल ने इस पर मुकदमा किया था और अंतोगत्वा वह संपत्ति वापस हुई थी और सरदार पटेल को मिली थी, क्योंकि सरदार पटेल और विट्ठल भाई पटेल दोनों भाई हैं, ठीक है, और ये वापस सरदार पटेल को चली गई थी। लेकिन सरदार पटेल ने इस संपत्ति का निजी प्रयोग नहीं किया था, अपितु गांधी जी की जो संस्था है हरिजन सेवक, ठीक है, उसी को उन्होंने दान में दे दिया था, मतलब डोनेट कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग एक बात और करेंगे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की नज़रबंदी या डिटेंशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की नज़रबंदी की बातें। तो पहले चीज़ तो इनको नज़रबंद क्यों किया गया, ठीक है। तो इनको हाउस में ही, इनको नज़रबंदी इनकी क्या है, इनके हाउस में ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है नज़रबंदी। तो आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जो नज़रबंदी है, डिटेंशन है, ठीक है, यह कलकत्ता स्थित इनके घर में ही हुई है। इस नज़रबंदी का कारण क्या है, ठीक है। एक कारण तो ये है कि अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी नीतियाँ, सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी नीतियों के कारण, ठीक है। दूसरा इनके ऊपर क्या है, इन्होंने हॉलवेट स्मारक, ये कहाँ पर है? कलकत्ता में, ठीक है। हॉलवेट स्मारक को इन्होंने क्या किया था? ध्वस्त करा दिया था, ठीक है। तो इन्हीं दोनों आरोपों में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को डिफेंस इंडिया रूल या DIR, डी का मतलब डिफेंस
इंडिया रूल के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को इनके घर में ही नज़रबंद कर लिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नज़रबंदी से मुक्ति। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि नज़रबंदी से इनकी मुक्ति कब हुई थी? 17 जनवरी को हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट चल रहा है हमारा, नज़रबंदी से मुक्ति। तो नज़रबंदी से मुक्ति इनकी कब हुई थी? तो आप कहोगे कि 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस ये नज़रबंदी से मुक्त हुए थे। ठीक है, कैसे मुक्त हुए? कैसे मुक्त हुए थे? तो आप कहेंगे पुलिस को चकमा या डॉजिंग ऑफ पुलिस। ठीक है, कैसे मुक्त हुए थे? तो पुलिस को चकमा देते हुए मुक्त हुए थे। ठीक है, कैसे चकमा दिया उन्होंने? तो आप कहेंगे जियाउद्दीन के वेश में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने घर से निकल गए थे। ठीक है, और इनके भतीजे किसके भतीजे? सुभाष चंद्र बोस के भतीजे हैं शिशिर कुमार घोष। शिशिर घोष लिख दे रहे हैं, शिशिर घोष। और ड्राइवर है इनका, एस सी बोस का ड्राइवर है, और वो ड्राइवर कौन है? भगत राम। ठीक है, इन्हीं दोनों के सहयोग से, ठीक है, ये कहाँ गए हैं? तो आप कहेंगे कार से गोमा आए हैं। ठीक है, और गोमा में इन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़ा है, फ्रंटियर मेल पकड़ा, और फ्रंटियर मेल से ये पेशावर आए हैं। ठीक है, और पेशावर से ये काबुल पहुंचे थे। ठीक है, पेशावर टू काबुल, और काबुल में ही, ठीक है, इन्होंने इटालियन प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन है? तो आप कहोगे कि ओरलैंडो मैजेटो हैं। कौन है ये देखिए लिख दिया है, और ठीक है, लैंडो, ठीक है, मेजाबाटो। ठीक है, तो ओरलैंड मेजाबाटो या मेजाबाटा, ठीक है, ओरलैंड मेजाबाटा के नाम से इन्होंने क्या किया है? एक जाली पासपोर्ट प्राप्त किया है, और इसी पासपोर्ट से ये कहाँ को गए हैं? तो आप कहेंगे ये गए हैं काबुल टू मॉस्को, और मॉस्को से ये कहाँ पहुँचे हैं? ये बर्लिन पहुँचे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो आइए देखते हैं बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बर्लिन में एस.सी. बोस, तो बर्लिन हवाई अड्डे पर इनसे कौन मिलता है? तो आप कहेंगे रिबेनट्रॉप मिलता है। ठीक है ना, ये कौन है रिबेनट्रॉप? तो रिबेनट्रॉप ये मिलते हैं। ये कौन है? ये हिटलर के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, कौन है ये? रिवेन, ठीक है, ट्रॉप, ठीक है, ये हिटलर के सेक्रेटरी हैं, और इसी सेक्रेटरी के माध्यम से, ठीक है, ये हिटलर से कब मिले हैं? एडोल्फ हिटलर से कब मिलते हैं? 29 मई, ठीक है, कब? 1942 मई 1942 को ये किससे मिल रहे हैं? एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं, हिटलर से, ठीक है, एडोल्फ, ठीक है, हिटलर से इनकी मुलाकात होती है, और एडोल्फ हिटलर से इन्होंने एक शिकायत किया था कि सर आपने अपनी आत्मकथा मेन कॉम्फ में, किसमें? हिटलर की आत्मकथा क्या है? मेन कॉम्फ में भारतीयों के संदर्भ में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं वह उपयुक्त नहीं है। परिणाम क्या हुआ था कि हिटलर ने, ठीक है, मेन कॉम्फ से, ठीक है, उन टिप्पणियों को, भारतीयों पर की गई उन टिप्पणियों को वापस लिया था। ठीक है, अब याद रखिएगा बर्लिन में ही सुभाष चंद्र बोस ने क्या वर्क किया? तो आप कहेंगे यहीं पर इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो का निर्माण किया था। आज़ाद हिंद रेडियो का इन्होंने, ठीक है, ये विकास किया था। ठीक है, और इसके बाद ये बर्लिन से रोम गए थे, और रोम में ही इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था। ठीक है, अब आप याद रखिएगा बर्लिन टू टोक्यो, बर्लिन से टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस
अब ये बर्लिन से टोक्यो जा रहे हैं, जापान की राजधानी टोक्यो जा रहे हैं। ये किसके इन्विटेशन पर जा रहे हैं? रास बिहारी बोस के इन्विटेशन पर जा रहे हैं। ठीक है, ये रास बिहारी कौन है? एक क्रांतिकारी हैं जो 1915 से ही, ठीक है, जापान में रह रहे थे। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र 1912 में जो दिल्ली षड्यंत्र हुआ था उसके अभियुक्त हैं रास बिहारी बोस। ठीक है, और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए, ठीक है, रास बिहारी बोस 1915 से ही ये कहाँ रह रहे थे? जापान में रह रहे थे। और इसी रास बिहारी बोस ने ही, ठीक है, रास बिहारी बोस ने ही, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि जर्मनी से या बर्लिन से सुभाष चंद्र बोस कब निकलते हैं? 8 मार्च 1943 को। 8 मार्च 1943 को ये निकलते हैं। ठीक है, और जर्मनी की कील जो नहर है, ठीक है, तो 8 मार्च 1943 को कील नहर जो मार्ग है इसी का प्रयोग करते हुए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये कहाँ आए हैं? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया। ठीक है, और इंडोनेशिया से यह कहाँ पहुँचते हैं? टोक्यो को जाते हैं। यहाँ एक चीज़ पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस का उस समय हम सफ़र कौन था या हमराही कौन था, कौन उनके साथ चल रहा था? तो आप बताएंगे कि आबिद हुसैन सफरानी। तो हमने आपसे कहा कि 8 मार्च 1943 को सुभाष चंद्र बोस आबिद हुसैन सफरानी, ठीक है, के साथ जर्मनी की कील नहर मार्ग से होते हुए ये इंडोनेशिया पहुंचते हैं और इंडोनेशिया से ये टोक्यो आते हैं। ठीक है, किसके इन्विटेशन पर आते हैं वो भी हमने आपको बता दिया था कि रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आते हैं। और जापान में या टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? हिदकी तोजो। ठीक है, प्रधानमंत्री हिदकी तोजो हैं और तोजो ने, ठीक है, एक कार्य किया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात, ठीक है, मेजर फ्यूजीहारा से कराया था। मेजर फ्यूजीहारा से कराया था और सुभाष चंद्र बोस को हर प्रकार का सहयोग देने का, ठीक है, निर्देश दिया था। ठीक है, और अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, और वो नया टॉपिक है, ठीक है, क्या भारतीय स्वाधीनता लीग, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या भारतीय स्वाधीनता लीग। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय स्वाधीनता लीग के बारे में। तो भारतीय स्वाधीनता लीग या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, आइए देखते हैं भारतीय स्वाधीनता लीग। ठीक है, तो अगर हम भारतीय स्वाधीनता लीग की बात करें, ठीक है, या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि जो भारतीय स्वाधीनता लीग है इसकी स्थापना 23, ठीक है, जून 1942 को किस स्थान पर हुई थी? तो आप कहेंगे बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक में हुई थी। किसने इसकी स्थापना किया था या इसका संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे रास बिहारी बोस। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय स्वाधीनता लीग क्या है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि IIL या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या भारतीय स्वाधीनता लीग क्या है, तो आप दो चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, कि या आप एक चीज़ कह सकते हैं कि यह एक ट्रेजरी है या कोष है। किसका कोष है ये? आप कहेंगे आज़ाद हिंद फौज का एक कोष है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का एक क्या है? कोष है ये। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक नया टॉपिक आएगा कि आरजी हुकूमत। ठीक है, आरजी हुकूमत।
आरजी हुकूमत का मतलब है अंतरिम सरकार। आरजी हुकूमत, ठीक है। तो आरजी हुकूमत, ठीक है, ये क्या है? तो आप कहेंगे कि देखिए इसकी स्थापना, ठीक है, ये कब की जाती है? 21 अक्टूबर को की जाती है। 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, सिंगापुर में, ठीक है, किसने किया है? तो आप बोलोगे एससी बोस ने किया है, ठीक है। अब ये क्या है? तो हमने आपको इसके पहले बता दिया था कि यह स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार है। क्या है? तो आप बोलेंगे कि स्वाधीन भारत की, ठीक है, अंतरिम या प्रो गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, ठीक है। अब ये जो सरकार बनी, इसमें 3 पद, ठीक है, एससी बोस के पास थे, ठीक है। एक तो वह खुद इस सरकार के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री भी हैं, ठीक है। आपने इतनी बातें जान ली। इसके साथ साथ आप और देखिए कि इसमें एक पद है, एसी चटर्जी को मिला है, एसी चटर्जी को मिला था। और ये एसी चटर्जी को उन्होंने कौन सा पद दिया था? फाइनेंस या वित्त विभाग सौंपा था। ये जो सरकार बनी है, उस सरकार के वित्त मंत्री कौन है? एसी चटर्जी थे। दूसरी चीज, दूसरे हैं एस ए अय्यर, एस ए अय्यर, और एस ए अय्यर ये क्या है? ब्रॉडकास्ट एंड पब्लिसिटी मिनिस्टर से, ठीक है। एस ए अय्यर क्या है? ठीक है, सूचना एवं प्रसारण विभाग देखते थे, ठीक है। और जो महिला मैटर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, सूचना एवं प्रसारण, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है वो है महिला मामले, ठीक है, या वीमेन अफेयर्स, ये लक्ष्मी स्वामीनाथन देखती हैं। कौन देखता है? लक्ष्मी स्वामीनाथन देखती हैं, ठीक है। आपने ये चीज जान लिया, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, आईएनए हम देखने जा रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो अगर हम लोग आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की प्रेरणा किसने दिया था? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, या INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आप याद रखेंगे कि इसके निर्माण की प्रेरणा, ठीक है, एक सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह ने दिया था, ठीक है। और ये ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ये प्रेरणा किसको दिया था? आप कहेंगे मोहन सिंह को दिया था, ठीक है, मोहन सिंह को दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है इन केसेस कि आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है, फर्स्ट पायनियर कौन है, ठीक है, तो आप कहेंगे मोहन सिंह हैं। ये मोहन सिंह क्या है? कैप्टन है, ठीक है। और अंग्रेजी जो सेना थी, उसी अंग्रेजी सेना के कैप्टन हैं। और इनकी नियुक्ति कहाँ की गई थी? अंडमान निकोबार की सुरक्षा के लिए किया गया था। लेकिन इन्होंने जापानी फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और इन्हें गिरफ्तार करके, ठीक है, टोक्यो लाया गया था, ठीक है, क्लियर। अब आता है आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? ठीक है, पुनर्गठन, ठीक है। तो आप कहेंगे ये जो पुनर्गठन हुआ था ये एससी बोस ने किया था, ठीक है। और एससी बोस ने जो पुनर्गठन किया था वह कहाँ किया था? आप बोलोगे सिंगापुर में किया था, ठीक है। और कब किया था? तो 25 अगस्त को किया था। 25 अगस्त 1943 को इन्होंने, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को, ठीक है, पुनर्गठित किया था और इसे ब्रिगेड में बांट दिया था, ठीक है। किसमें बांटा था? ब्रिगेड में बांटा था, ठीक है। तो ये ब्रिगेड कौन कौन सी ब्रिगेड थी? तो आप बोलोगे कि गांधी ब्रिगेड थी, ठीक है, सुभाष ब्रिगेड थी, ठीक है, नेहरू ब्रिगेड थी, ठीक है, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी, ठीक है, क्लियर। गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड में ये बांटा गया था, ठीक है। अब एक चीज़ और, अंडमान निकोबार की बातें भी हम लोग कर लेते हैं। तो आपको एक मैटर और याद रखना है, हम थोड़ा सा हेडिंग डाल करके बता दे रहे हैं ताकि आप भूल न करें।
ठीक है। तो देखिए अंडमान निकोबार हमने हेडिंग डाला और ये बता दिया आपसे, ठीक है, कि 6 नवंबर 1943 को, 6 नवंबर 1943, ठीक है, ये हमने अंडमान, ठीक है, निकोबार द्वीप, ठीक है। तो 6 नवंबर 1943 1943 में, ठीक है, जापान सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप किसको सौंप दिया था? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम स्वराज, ठीक है, और शहीद कर दिया था। किसका? अंडमान निकोबार का नाम उन्होंने बदल करके स्वराज और शहीद के नाम से कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग एक बात और कर लेंगे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का आत्मसमर्पण, आज़ाद हिंद फौज का सरेंडर या आत्मसमर्पण, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कब किया था और कहाँ किया था। तो आप याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज ने जो आत्मसमर्पण किया था वो 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, कोहिमा की पहाड़ी पर किया था, ठीक है। कोहिमा की पहाड़ी में कहाँ पर किया था? तो आप कहेंगे कोहिमा की पहाड़ियों में स्थित है मोरयांग, ठीक है, और इसी मोरयांग में ही, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब इन्होंने आत्मसमर्पण क्यों किया था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 6 और 9 अगस्त, ठीक है, 6 और 9 अगस्त को, ठीक है, जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, नागासाकी, ठीक है। इसी पर, इन्हीं दोनों शहरों पर अमेरिका ने या यूएसए ने, ठीक है, अपने B-29 जो बम वर्षक हैं, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है, के नाम से, ठीक है, परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। और जैसे ये हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरता है, ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर, ठीक है, वैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी के साथ आज़ाद हिंद फौज के पीछे जो बल था वो बल समाप्त हो गया था, ठीक है ना। और उन्होंने, किसने? सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। अब हम आपके सामने एक और पॉइंट बताना चाहेंगे, ठीक है, वो है कि सुभाष चंद्र बोस की जो मौत है वो एक रहस्यमयी दास्तान है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो मौत है, ठीक है, वो एक रहस्यमयी दास्तान कैसे है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, की मृत्यु, ठीक है, क्या है? एक रहस्यमयी दास्तान है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि रहस्यमयी कैसे हुआ, मौत कैसे हुई, ठीक है। तो ये एक रहस्य है, ठीक है। इस रहस्य का 2 कारण आप जान लीजिए, ठीक है। एक कारण तो है देसी, मतलब इंडिजिनस, ठीक है, देशी है, और दूसरा है विदेशी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये विदेशी की बात कर लेते हैं, ठीक है। विदेशी मतलब ये रहस्यमय इनको कैसे बनाया? तो आप कहेंगे विदेश के 2 देश, एक है जापान और दूसरा है रूस, ठीक है। जापान की जो सरकारी दस्तावेज हैं उसमें ये कहा गया था, ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त, ठीक है, 1945 को ताइवान, जैसा कि आज आप कल देख ही रहे हैं, काफ़ी, ठीक है, क्रूशियल मैटर चल रहा है, ताइवान का एक द्वीप है फार्मोसा। तो इसी फार्मोसा द्वीप से सुभाष चंद्र बोस अपनी साथी, ठीक है, एक तो एस सी बोस हो गए और दूसरे हैं अब्दुल रहमान, उनके, ठीक है, साथी हैं। और इन्हीं दोनों लोगों ने, ठीक है, ताइवान के फार्मोसा द्वीप से, ठीक है, ये उड़ान भरा था, ठीक है। लेकिन वह जो फ्लाइट थी वो क्या कर गई? वह क्रैश कर गई, ठीक है। और जापान सरकार ने कहा कि उनके उसने अवशेषों को, ठीक है, रैकोंजी मंदिर में ला करके दफन कर दिया है।
कोंजी मंदिर में ला करके दफन कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि जापान तो ये कह रहा है कि हमने जो है उनको रैंकुंजी मंदिर में ला करके दफन कर दिया। दूसरी तरफ रूस में के जो दस्तावेज हैं उसमें क्या कहा जाता है कि स्टालिन ने, ठीक है, जो कि रूसी तानाशाह हैं, ठीक है, तो स्टालिन ने, ठीक है, साइबेरिया के, ठीक है, याकटॉस्क जेल में, ठीक है, एससी बोस की हत्या करा दी थी। ठीक है, लेकिन इन दोनों विदेशी मतों के अतिरिक्त एक देसी विचार भी है। ठीक है, वो देसी विचार क्या है? 1999 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक होली सिटी है अयोध्या, तो इसी अयोध्या में, ठीक है, एक गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब जो ये गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई, ठीक है, तो इसके बाद, ठीक है, जब इसके आश्रम, गुमनामी बाबा के आश्रम की जांच की गई तो उसमें, ठीक है, कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहने जाने वाली रोलेक्स घड़ी 505 या 555 कर देते हैं, 555, ये डनहिल सिगरेट और एक चीज़ और, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिटलर से जो पत्र व्यवहार किए गए थे, ठीक है, उन पत्र व्यवहारों की एक लंबी फहरिस्त या सूची प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि एक गुमनामी बाबा से इन चीज़ों का क्या मतलब है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस गुमनामी बाबा के पास ये चीज़ें कहाँ से आईं? ठीक है, तो आप कह दोगे कि इस रहस्यमयी, सुभाष चंद्र बोस की जो रहस्यमयी मौत हुई थी, ठीक है, इसकी दास्तान को सुलझाने के लिए, ठीक है, सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने, स्वतंत्र भारत की सरकार ने 3 समितियों की नियुक्ति किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पहली जो समिति सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच कर रही थी वो थी सैनवाज समिति। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जो मौत है, रहस्यमयी मौत है, इस रहस्य से पर्दा उठाने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहेंगे शहनवाज समिति ने किया था। शहनवाज समिति ने किया था। ठीक है, और शहनवाज समिति की नियुक्ति 1956 में की गई थी। ठीक है, दूसरा आयोग है, ठीक है, और वो है जीडी खोसला आयोग, जीडी खोसला कमीशन या आयोग, और इस आयोग का गठन 1970 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा आयोग, ठीक है, ये 1999 में बनाया गया था। ठीक है, 1999 में बनाया गया था, और ये कौन है? ये है मुखर्जी आयोग। ठीक है, तो इसमें से आप याद रखिएगा ये जो दोनों हैं, ठीक है, मतलब प्रारंभ के दोनों, शहनवाज और जीडी खोसला आयोग, ठीक है, इन दोनों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मौत, ठीक है, यह हवाई दुर्घटना में हुई थी, हवाई जहाज़ की दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, परंतु सुभाष चंद्र बोस की जो बेटी हैं, ठीक है, अनीता बोस पाफ, ठीक है, उन्होंने इन दलीलों को मानने से मना कर दिया था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? 15 अप्रैल 2015 को, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने ये क्या किया? तो आप कह देंगे कि इन्होंने 150 सुभाष चंद्र बोस से रिलेट करने वाली 150 फाइलों को सार्वजनिक किया था। ठीक है, क्लियर? और मैं सोचता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस में एक चीज़ और भी है कि सुभाष चंद्र बोस का एक प्रसिद्ध नारा था, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो, ये भी आप जान लें, सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, क्लियर? और ये नारा इन्होंने कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था, सिंगापुर रेडियो से दिया था। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि इसी समय, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा से भी विभूषित किया था। सिंगापुर रेडियो से ही इन्होंने 2 बातें करी, एक तो दिल्ली चलो का नारा दिया, और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपिता की संज्ञा से भी विभूषित किया था। किसको? गांधी जी को। ठीक है,
और मैं सोचता हूँ कि आपके लिए, ठीक है, आपके किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है, ये मैटर हमने चुन करके दिया है, ठीक है, और ये पर्याप्त होगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, विशिंग यू ऑल द लक।